नमस्कार। आज का हमारा विषय सुरक्षा और तैयारी से जुड़ा है, खास तौर पर उन जगहों के लिए जहां खतरा थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्री। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक दस्तावेज है, द ABM प्रोजेक्ट इमरजेंसी रिस्पांस एंड फर्स्ट एड मैनुअल। आज इस पड़ताल का मकसद ये समझना है कि संकट के समय लोगों को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है। मतलब ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपात स्थिति में कौन से कदम सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। पता है, इस मैनुअल में जो सबसे सबसे खास बात मुझे लगी वो इसका ढांचा है। अच्छा। हाँ, मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये दिखाता है कि उस जानकारी को एक्शन में कैसे बदलना है। ये सिर्फ क्या करे नहीं बताता, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करता है जिससे जिससे घबराहट के पलों में भी लोग सही और व्यवस्थित कदम उठा सकें। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है अलग-अलग तरह की आपात स्थितियों की पहचान से, जैसे आग लगना, केमिकल फैलना, बिजली के झटके और ढांचे का गिरना, ऐसी कई स्थितियां। लेकिन जो हिस्सा मुझे सबसे दिलचस्प लगा वो था इमरजेंसी एक्शन स्टेप्स का। मतलब ये एक तरह से किसी भी इमरजेंसी के लिए एक मास्टर की जैसा है ना? बिल्कुल। और इसका पहला कदम जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्थिति का आकलन करना, यानी ये देखना कि मदद करना खुद के लिए सुरक्षित है या नहीं। हाँ, और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए ये सबसे जरूरी कदम है। अक्सर लोग मदद करने के जोश में क्या है कि वो खुद को ही खतरे में डाल देते हैं। और फिर जहां एक पीड़ित था वहां दो हो जाते हैं। सही बात है। एक बचाने वाले को खुद शिकार नहीं बनना चाहिए। तो इसके बाद की कदम है अलार्म बजाकर दूसरों को सचेत करना, इमरजेंसी सेवाओं को फोन करना और सुरक्षित रास्तों से बाहर निकलना। और फोन करते समय ये बहुत जरूरी है कि आप सही जानकारी दें। मैं यही सोचने वाली थी। मान लीजिए कोई घबराहट में फोन करे और सिर्फ चिल्लाए, आग लग गई, जल्दी आओ, और फोन काट दे। इस मैनुअल के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत बड़ी चूक। मदद तो शायद निकलेगी, पर कहाँ के लिए, कितनी बड़ी टीम चाहिए, मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है या नहीं। अधूरी जानकारी से बचाव कार्य में मिनटों या घंटों की देरी हो सकती है, और आपात स्थिति में हर एक सेकंड कीमती होता है। बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी बात जो मैनुअल में साफ लिखी है, जब तक आधिकारिक तौर पर अनुमति न मिले तब तक वापस अंदर नहीं जाना है। हाँ, और ये मानवीय स्वभाव के थोड़ा खिलाफ जाता है। किसी का फोन या बटुआ अंदर रह सकता है और लोग वापस जाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है मैं बस 1 मिनट में जाकर ले आऊंगा, लेकिन खतरा 1 मिनट का इंतजार नहीं करता। ये नियम असल में व्यक्तिगत भावनाओं पर सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, जो ऐसी स्थितियों में बेहद जरूरी है। तो एक बार आप सुरक्षित जगह पे पहुंच गए, तब ध्यान जाता है घायलों पर। यहीं पर फर्स्ट एड की भूमिका शुरू होती है। मैनुअल इसकी शुरुआत करता है ABC के सिद्धांत से: एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। सांस का रास्ता, सांस और रक्त संचार। हाँ, तो ये क्रम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये प्राथमिकता तय करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी के सांस लेने का रास्ता ही बंद है, तो आप उसके खून बहने का इलाज करके क्या करेंगे? सही बात है। और अगर सांस नहीं चल रही, तो दिल भी कुछ ही मिनटों में काम करना बंद कर देगा। तो ABC ये पक्का करता है कि आप सबसे पहले जान बचाने वाली चीजों पर ध्यान दें। ठीक है, अब आते हैं कुछ आम चोटों पर, जैसे कटने पर। निर्देश साफ है, साफ कपड़े से सीधा दबाव डालें और चोट वाले हिस्से को दिल के स्तर से ऊपर उठाएं, अगर संभव हो तो। हाँ, लेकिन जलने के मामले में एक हैरान करने वाली लेकिन बहुत जरूरी जानकारी दी गई है। जले हुए हिस्से को 10 से 20 मिनट तक बहते हुए ठंडे पानी के नीचे रखना है। बिल्कुल। और बर्फ, कोई क्रीम या मलहम लगाने की और छाले फोड़ने की सख्त मनाही है। बिल्कुल। और ये एक आम गलतफहमी है, लेकिन बहुत खतरनाक हो सकती है। हम तो अक्सर सुनते हैं कि बर्फ लगानी चाहिए। हाँ, लेकिन बर्फ त्वचा की कोशिकाओं को जमा देती है, मतलब फ्रॉस्ट बाइट कर सकती है, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। बहता हुआ ठंडा पानी गर्मी को धीरे धीरे त्वचा की गहरी परतों से बाहर निकालता है, बिना कोई अतिरिक्त नुकसान पहुंचाए। और क्रीम या टूथपेस्ट जैसी चीजें, वो गर्मी को अंदर ही कैद कर लेती हैं, और बाद में डॉक्टर के लिए घाव साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। इसी तरह बिजली के झटके के मामले में सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, पीड़ित को तब तक बिल्कुल न छुएं जब तक कि बिजली का स्रोत बंद न हो जाए। हाँ, ये एक जान बचाने वाला निर्देश है, क्योंकि बिजली का करंट इंसान के शरीर को एक कंडक्टर बना देता है। अगर आप पीड़ित को छूते हैं जबकि पावर अभी भी चालू है, तो करंट आपके शरीर से होकर गुजरेगा और आप भी उसी हादसे का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल। ये फिर से उसी पहले नियम पर वापस आता है, पहले अपनी सुरक्षा।
मैनुअल में सिर की चोट लगने पर व्यक्ति को बिल्कुल न हिलाने की सलाह दी गई है और अगर कोई केमिकल शरीर पर गिर जाए तो उसे कम से कम 15 मिनट तक पानी से धोने के लिए कहा गया है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। इस मैनुअल को पढ़ते हुए एक हिस्सा ऐसा था जहां मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी वाकई में जान बचाने का काम आम इंसान के हाथों में दे रही है। मेरा मतलब सीपीआर और खासकर एईडी से है। सीपीआर के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं वे याद रखने लायक हैं। छाती के बीच में 30 बार जोर से और तेजी से दबाना, 1 मिनट में 100 से 120 बार की गति से, और उसके बाद 2 बचाव सांसें देना। ये 30-2 का चक्र तब तक दोहराना है जब तक मेडिकल मदद न पहुंच जाए। हाँ, और ये फर्स्ट एड की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो पिछले कुछ दशकों में आया है। रिसर्च ने दिखाया है कि जब किसी का दिल काम करना बंद कर देता है तो उसके खून में अगले कुछ मिनटों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। अच्छा। असली समस्या उस ऑक्सीजन वाले खून का दिमाग तक न पहुंचना है। इसलिए अब पूरा फोकस लगातार छाती को दबाकर उस ब्लड सर्कुलेशन को कृत्रिम रूप से चालू रखने पे है। और फिर आती है एईडी मशीन, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये तो किसी जादू की तरह लगती है। जादू ही समझिए, ये वाकई में कमाल की तकनीक है। इसे ऐसे समझिए कि दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्रैश हो गया है और दिल बस कांप रहा है, खून पंप नहीं कर रहा। एईडी उसे रीबूट करने के लिए कंट्रोल्ड बिजली का शॉक देता है ताकि दिल अपनी सामान्य लय में वापस आ सके। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये खुद बोलकर निर्देश देती है। मतलब कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। क्या इसमें कोई खतरा नहीं है? यही तो इसकी खूबी है। इस्तेमाल करने वाले को बस मशीन को चालू करना है और उसकी आवाज को फॉलो करना है। पैड कहाँ लगाने हैं, कब दूर हटना है, सब कुछ मशीन खुद बताती है। और क्या हो अगर किसी ने गलत बटन दबा दिया? वो संभव ही नहीं है। मशीन खुद मरीज के दिल की लय की जांच करके ये तय करती है कि शॉक देना जरूरी है या नहीं। अगर दिल को शॉक की जरूरत नहीं है तो शॉक वाला बटन काम ही नहीं करेगा। इससे गलत इस्तेमाल का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। तो हमने देख लिया कि घटना होने पर क्या करना है, लेकिन इस मैनुअल का एक बड़ा हिस्सा तैयारी के बारे में है। ये मुझे बहुत अहम लगा, जैसे कि फर्स्ट एड किट, आग बुझाने के यंत्र और एईडी जैसी जरूरी चीजें साइट पर कहाँ-कहाँ रखी हैं। हाँ, और वो फर्स्ट एड किट सिर्फ बैंडेज और डिटॉल का डिब्बा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोच समझकर तैयार की गई किट है। इसमें दस्ताने हैं ताकि मदद करने वाले को कोई इन्फेक्शन ना हो। सीपीआर फेस शील्ड है। बर्न जेल भी है। बर्न जेल है। अलग-अलग आकार के गॉज पैड हैं। हर चीज का एक मकसद है। ये दिखाता है कि तैयारी सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि हर संभावित स्थिति को ध्यान में रखकर की गई है। और ये तैयारी सिर्फ एक डिब्बे तक सीमित नहीं है। इसमें असेंबली पॉइंट्स का जिक्र है, मतलब खतरा होने पर सबको कहाँ इकट्ठा होना है। आई वॉश स्टेशन, इमरजेंसी शावर, ये एक पूरे इकोसिस्टम की तरह लगता है। इसे हम डिजाइन द्वारा सुरक्षा कह सकते हैं। हाँ, मतलब सुरक्षा को बाद में नहीं जोड़ा गया, बल्कि साइट के डिजाइन का ही एक अभिन्न अंग बनाया गया है। इससे भगदड़ और भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता है ना, जो अक्सर हादसे से ज्यादा नुकसान कर देती है। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी व्यवस्था को एक साथ जोड़ता है और इसे लगातार बेहतर बनाता है, रिपोर्टिंग और ट्रेनिंग। मैनुअल कहता है कि हर छोटी बड़ी चोट या घटना की रिपोर्टिंग जरूरी है और 24 घंटे के अंदर एक इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म भरना होता है। क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है? सिस्टम का दिमाग है। इन रिपोर्ट्स का डेटा जमा किया जाता है और उसका विश्लेषण होता है। इससे पैटर्न पता चलते हैं। अच्छा, जैसे क्या कोई खास तरह की चोट बार बार लग रही है? हाँ, या क्या किसी खास मशीन से ज्यादा हादसे हो रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर प्रक्रियाओं में सुधार किया जाता है। ये सीखने और सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने का एक तरीका है। बिना रिपोर्टिंग के हम एक ही गलती बार बार दोहराते रहेंगे। और आखिर में ट्रेनिंग। यहाँ एक बार की ट्रेनिंग काफी नहीं है। सर्टिफिकेट 2 साल के लिए मिलता है, लेकिन हर साल रिफ्रेशर ट्रेनिंग और हर 3 महीने में इमरजेंसी ड्रिल करवाना अनिवार्य है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसे स्किल फेड कहते हैं। कोई भी कौशल जिसका हम रोज इस्तेमाल नहीं करते, उसे हम समय के साथ भूलने लगते हैं। हाँ, आप आज सीपीआर सीखते हैं, लेकिन अगर 2 साल तक उसका अभ्यास ना करें, तो जब असल में जरूरत पड़ेगी, क्या आपको सारे स्टेप्स सही क्रम में याद रहेंगे? शायद नहीं। शायद नहीं। नियमित ड्रिल और रिफ्रेशर ट्रेनिंग ये पक्का करती है कि जब असल में जरूरत पड़े तो लोग घबराएं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ सही कदम उठाएं। ट्रेनिंग का तरीका भी मुझे बहुत पसंद आया। 4 घंटे की क्लासरूम थ्योरी
और 4 घंटे की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। ये करके सीखना का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप सिर्फ सुनकर आपात स्थिति से निपटना नहीं सीख सकते हैं। जब तक आप खुद अपने हाथों से सीपीआर मैनेकिन पे छाती नहीं दबाते या एईडी के पैड नहीं लगाते, तब तक असल स्थिति में आपका शरीर और दिमाग शायद सही प्रतिक्रिया न दे पाए। सही कहा। ये ट्रेनिंग एक तरह की मसल मेमोरी बनाती है जो तनाव में बहुत काम आती है। आपका दिमाग भले ही घबरा जाए, लेकिन आपके हाथ जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो अब इस सुरक्षा मैनुअल की पड़ताल से ये साफ है कि ये सिर्फ आप कह सकते हैं नियमों की एक किताब नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तो एक पूरा सिस्टम है। हाँ, ये तैयारी, प्रतिक्रिया, दस्तावेजीकरण और निरंतर सुधार पर आधारित एक जीवित दस्तावेज है। सही कहा। यह हमें बताता है कि असली सुरक्षा सिर्फ महंगे उपकरणों में नहीं है, वो लोगों की जानकारी, उनकी तैयारी और सही मानसिकता में होती है। एक एईडी मशीन बेकार है अगर किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ रखी है या उसे इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल, ये मैनुअल असल में इंसान को सही समय पर सही काम करने की ताकत देता है। अंत में एक विचार, इस तरह के एक व्यवस्थित दस्तावेज को देखने के बाद ये सवाल मन में आता है, क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने घर या दफ्तर में किसी भी छोटी मोटी आपात स्थिति के लिए मानसिक रूप से भी इतने तैयार हैं? अगर घर में आग का अलार्म बजने लगे या कोई अचानक बेहोश हो जाए, तो क्या हमारे दिमाग में कोई अनौपचारिक एक्शन प्लान है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।